नमस्कार, हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू जीत एकेडमी। मेरा नाम है सुष्मित आदित्य मुखर्जी और इस वीडियो में हम एक फुल चैप्टर को अटेम्प्ट करने वाले हैं और सारे कंसेप्ट्स जो कि आपके तीनों एग्जाम्स से रिलेटेड हैं, मतलब आपके +2 के बोर्ड्स के एग्जाम्स, आपके जॉइंट एंट्रेंस मेन एग्जाम्स और जॉइंट एंट्रेंस एडवांस्ड एग्जाम, इन तीनों एग्जाम्स में जो भी कंसेप्ट्स आते हैं उन सारे कंसेप्ट्स को हम यहाँ पे समझने वाले हैं। ना ही सिर्फ कंसेप्ट्स को समझने वाले हैं बल्कि उनसे रिलेटेड जो सम्स आते हैं वो भी हम अटेम्प्ट करने वाले हैं। और इस वीडियो के अंत में आपको हर एक एग्जाम के लिए कौन कौन से किताब से प्रिपेयर करना है और डाउट्स आता है तो उसका सलूशन क्या मेरे पास है वो भी मैं शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। चलिए शुरू करते हैं क्लास। लोकस बेस्ड ऑन डिस्टेंस अरेंजमेंट्स या फिर लोकस बेस्ड ऑन डिस्टेंस फॉर्मूला, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एक सेगमेंट है जिससे रिलेटेड कई सारे प्रॉब्लम्स मैंने देखे हैं कि आईआईटीज़ में या फिर जॉइंट एंट्रेंस एडवांस्ड में आते हैं, आईआईटी एंट्रेंस में आते हैं। ठीक है, अब ये सिर्फ जॉइंट एंट्रेंस एडवांस के लिए नहीं है, ये कभी कभी आपके बाकी जॉइंट एग्जाम्स या फिर एनसीईआरटी में भी कभी कभी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सीखने का ज़रूरत क्या है और सबसे पहले तो इसका मतलब क्या है। सबसे पहले भैया ये समझ लेते हैं लोकस का मतलब क्या है। व्हाट इज लोकस? लोकस का मतलब आखिर क्या है? लोकस इज अ पेंटिंग। किस टाइप का पेंटिंग? अभी देखिए, ये जो माउस का कर्सर स्क्रीन पे मूव कर रहा है ये एक सर्कल फॉर्म करने का कोशिश कर रहा है, राइट? तो हम ये बोल सकते हैं ये माउस का कर्सर पेंट कर रहा है इस सर्कल को, या फिर ये कर्सर एक स्ट्रेट लाइन भी पेंट कर सकता है, ये कर्सर एक एलिप्स भी पेंट कर सकता है, ये कर्सर पैराबोला पेंट कर सकता है, हाइपरबोला पेंट कर सकता है, कुछ भी ये पेंट कर सकता है, राइट? अभी यहाँ पे देखिए हमारा कर्सर ये पेंटिंग्स बना रहा था, सर्कल हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, एलिप्स हो गया, हाइपरबोला हो गया, पैराबोला हो गया, ये कर्सर पेंट कर रहा था। अभी समझ लीजिए एक वेरिएबल पॉइंट है जो कि हम x, y से डिनोट करते हैं। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में आप देखे होंगे कोई भी कोऑर्डिनेट 2D प्लेन में x, y से डिनोट होता है। अभी ये पॉइंट क्योंकि ये वेरिएबल है हम इसको x, y से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ये पॉइंट मूव कर करके जो पेंटिंग बना रहा है उसी को हम इस पॉइंट का लोकस बोलते हैं। समझ लीजिए ये पॉइंट मूव कर करके यहाँ से फिर यहाँ तक गया, फिर यहाँ तक गया, फिर यहाँ तक गया, फिर यहाँ तक गया। अभी ये सारे पॉइंट्स को हम जोड़ेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा कि नहीं? एक स्ट्रेट लाइन बनेगा कि नहीं? तो हम बोलेंगे ये स्ट्रेट लाइन है इस पॉइंट का पेंटिंग, ये स्ट्रेट लाइन है इस पॉइंट का पेंटिंग, राइट? पेंटिंग नहीं बोल के हम इसको बोलेंगे लोकस। डिफिकल्ट शब्दों में ये है लोकस, आसान शब्दों में ये है पेंटिंग। ठीक है, अब ये पेंटिंग कहाँ से डिसाइड हो रहा है? ये पेंटिंग डिसाइड हो रहा है इक्वेशन से। अब इक्वेशन क्या है भैया? इक्वेशन वो चीज़ है जो x और y के बीच में रिश्ता क्या है, x और y के बीच में रिलेशन क्या है वो समझाता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से y इज इक्वल टू 2x + 3, ये एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहा है x और y के बीच में। और ये रिलेशनशिप अगर हम कोऑर्डिनेट जियोमेट्री या फिर इक्वेशंस स्टडी किए हैं तो हम जानते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन वाला इक्वेशन है, ये एक स्ट्रेट लाइन वाला इक्वेशन है। अभी इक्वेशन ऐसा नहीं हो के, मतलब रिलेशनशिप x और y के बीच में ऐसा नहीं हो के कुछ ऐसा हो सकता है। देखिए x - 2 होल स्क्वायर प्लस y - 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ये भी रिलेशनशिप हो सकता है। ये जो रिलेशनशिप है ये एक सर्कल का रिलेशनशिप है। तो x और y दोनों मिलके एक सर्कल बना रहे हैं। अब इसको क्लियर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे बनाएंगे। वर्टिकल एक्सिस y का है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस x का है। यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ये क्या डिनोट कर रहा है? x और y मिलके एक सर्कल बना रहा है जिसका रेडियस है, सेंटर से अगर आप रेडियस नापोगे तो रेडियस है 4 यूनिट्स का, 4 यूनिट्स का। यहाँ पे 16 है, 16 मतलब 4 स्क्वायर, तो रेडियस हो गया 4 यूनिट्स का, राइट? और सेंटर पॉइंट जो है उसका कोऑर्डिनेट है 2,5, 2,5। यही इक्वेशन बता रहा है
ये इक्वेशन यही बता रहा है। अभी हमने स्केलिंग नहीं किया है 2,5 एग्जैक्टली आप यहाँ पे ऐसे स्केलिंग करोगे तो आपको शायद वैसे नहीं मिलेगा। मैं सिर्फ समझाने के लिए ये पेंटिंग ये ड्राइंग कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। इसी को हम बोल रहे हैं, ये जो पेंटिंग बन रहा है इसी को हम बोलते हैं लोकस। लोकस मतलब पाथ टेकन बाय अ पॉइंट, मतलब पेंटिंग ड्रॉन बाय अ पॉइंट व्हेन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ इक्वेशन। अभी चलते हैं, ये तो हो गया हमारा लोकस। अभी यहाँ पे लोकस के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या रिश्ता है समझ लीजिए। हमारे पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। पहला है Z1। Z1 का वैल्यू है Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस आई इंटू 3। Z2 दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका वैल्यू है 4 प्लस आई इंटू 6। ठीक है, पहला नंबर है 2 प्लस आई इंटू 3, दूसरा नंबर है 4 प्लस आई इंटू 6। अभी हमारे पास तीसरा और एक नंबर है जो कि वेरिएबल नंबर है। मतलब हम इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इसके जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो नहीं जानते हैं। मतलब दिस इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। लेकिन हम इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है वो जानते हैं। इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या है वो जानते हैं। ये रिलेशन समझ लीजिए, फॉर एग्जाम्पल ऐसा है, मॉड्यूलस ऑफ z माइनस Z1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ z माइनस Z2 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ Z1 माइनस Z2। ये इक्वेशन हमें पता है। अभी ये क्वेश्चन आ रहा है कि अगर ये इक्वेशन है और Z1 और Z2 हमें पता है तो Z के ऑप्शंस क्या है, मतलब व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ Z क्या क्या वैल्यूज लेने से ये इक्वेशन ट्रू रहता है, दिस इज द क्वेश्चन। और जो जो वैल्यू ये Z लेगा उससे एक पाथ ड्रॉ होगा। शायद ये स्ट्रेट लाइन होगा, शायद ये कर्व लाइन होगा, शायद सर्कल होगा, कुछ भी होगा, हम देखेंगे। वो जो पाथ ड्रॉ होगा, ये Z के सारे ऑप्शंस जो पाथ ड्रॉ करेगा, दैट विल बी द लोकस। अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसको हम जियोमेट्रिकली समझने का कोशिश करेंगे कि Z क्या पाथ ले सकता है, क्या क्या पॉइंट्स, क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज Z के हो सकते हैं। इसके लिए हम पहले एक कोऑर्डिनेट सिस्टम तो ड्रॉ कर ही लेते हैं। देखिए, ये है हमारा y एक्सिस, ये है हमारा x एक्सिस। अभी देखिए, पहला नंबर क्या है Z1 का वैल्यू क्या है 2 प्लस I3, मतलब 1 2 कदम राइट साइड में, फिर वर्टिकली 3 कदम 1 2 3, मतलब पॉइंट करीब करीब यहाँ पे पॉइंट। ठीक है, और मॉड्यूलस Z क्या है, मॉड्यूलस Z ये वाला लाइन है जो ओरिजिन से इस पॉइंट तक कनेक्ट हो रहा है, राइट, ये है लाइन। अभी दूसरा वाला क्या है 4 प्लस आई इंटू 6, तो 4 कदम 1 2 3 4, 4 कदम ऑन द राइट साइड, फिर वर्टिकली 6 कदम, मतलब 1 2 3, फिर 4 5 6, तो करीब करीब पॉइंट जो होगा वो यहाँ पे होगा, अभी यहाँ पे जियोमेट्रिकली आप देखिए, ये जो Z1 वाला नंबर है वो 2,3 है, राइट, 2,3 है। और जो बड़ा वाला नंबर है वो है 4,6, राइट, 4,6। तो ये हो गया, पहला वाला हो गया Z1, दूसरा वाला हो गया Z2। अभी देखिए, ये दो साइड्स हमने जैसे चूज किया है ये प्रोपोर्शनल है, मतलब ये जो साइड है ये इससे हाफ है, और वर्टिकल जो साइड है Z1 का वो वर्टिकल Z2 से हाफ है। तो यहाँ पे हम अगर सेकेंड Z2 नंबर का मॉड्यूलस ड्रॉ करेंगे तो एग्जैक्टली वो Z1 को इंटरसेक्ट करते हुए जाएगा, मतलब ये दो पॉइंट्स Z1 और Z2 दोनों ही एक ही स्ट्रेट लाइन के अंदर होंगे। ठीक है, तो मॉड्यूलस ऑफ Z1 Z2 कौन सा है, मॉड्यूलस ऑफ Z1 Z2 ये वाला सेगमेंट है, दिस इज मॉड्यूलस ऑफ Z1 माइनस Z2। ठीक है,
अब ये इक्वेशन ये बोल रहा है कि z माइनस z1 का मॉड्यूलस प्लस z माइनस z2 का मॉड्यूलस इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z1 माइनस z2, मतलब ये लाइन का समान है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम अगर पॉइंट को तीन ऑप्शंस में देखते हैं, पहला बात तो पॉइंट z1 के ऊपर है, मतलब यहाँ पे कहीं है या फिर यहाँ पे कहीं है, z1 से बाहर वो नहीं जा रहा है, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन है वो z1 और z2 के बीच में है, मतलब यहाँ पे कहीं है या फिर यहाँ पे कहीं है। तीसरा ऑप्शन ये है कि वो एक्सटेंडेड z2 के ऊपर कहीं पे है, मतलब यहाँ पे कहीं है या फिर यहाँ पे कहीं है। ये हमको वेरीफाई करना है ये कौन से जोन में हो सकता है, ये z1 से नीचे की तरफ है, z1 z2 के बीच में है या फिर z2 के बाहर है। हमने नंबर लाइन का ऑपरेशंस किया होंगे, हमने नंबर लाइन का जो ऑपरेशंस किया है यहाँ पे भी वैसे ही हम इंटरप्रेट करेंगे और देखेंगे रेंज कौन सा है। उसी रेंज के हिसाब से हम लोकस को ड्रॉ कर सकते हैं। लोकस मतलब क्या है, एक रेंज ही तो है, मतलब लाइन यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये एक रेंज तो है, या फिर एक सर्कल यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये एक रेंज है, मतलब इसी पॉइंट्स के अंदर वो रहेगा, उसके बाहर नहीं जाएगा। या फिर एक एलिप्स के सरकमफरेंस के ऊपर वो रहेगा। ये सारे लोकस जो है वो रेंज ही है, इसीलिए हम इसको रेंज की तरह ही इंटरप्रेट करेंगे। और यहाँ पे क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये स्ट्रेट लाइन को ही डिपिक्ट कर रहा है, तो हम स्ट्रेट लाइन तक ही सीमित रखेंगे अपने आप को। तो रफ वर्क क्लीन कर लिया है हमने। अभी हम तीन ऑप्शंस देख रहे हैं, z1 के नीचे की तरफ, z1 z2 के बीच की तरफ और z2 को एक्सटेंड करके उसके ऊपर, राइट। तो तीनों ऑप्शंस हम ट्राई कर लेते हैं। केस वन, z जो है z1 से नीचे की तरफ है, मतलब z इज इक्वल टू लेट्स से 1 प्लस i इंटू 3/2, 1 प्लस i इंटू 3/2। ठीक है, इस केस में ये पॉइंट जो है ये आपको कहाँ पे दिखेगा, एक बार मैं इसको रब करके मैं एक बार ड्रॉ अगर करूँ, ये पॉइंट आपको यहाँ पे दिखेगा 1,1.5, करीब करीब यहाँ पे। ठीक है, 1,1.5 ये है z का वैल्यू अकॉर्डिंग टू आवर फर्स्ट केस वन। ठीक है, इसी पे फोकस करेंगे अभी। केस वन, ठीक है, यहाँ पे देखिए z माइनस z1 का मॉड इस केस में क्या है, दिस इज इक्वल टू 2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3/2 होल स्क्वायर। इसको आप जल्दी से एक बार कैलकुलेट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। इसको आप जल्दी से एक बार कैलकुलेट कर लीजिए, मैं भी कैलकुलेट करता हूँ, वीडियो चाहे तो पॉज कर लीजिए, इसको कैलकुलेट करके वैल्यू देखिए क्या आ रहा है। तो ये आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 1.8027। ठीक है, अभी z माइनस z2 का वैल्यू क्या आ रहा है देखते हैं। z माइनस z2 का वैल्यू क्या आ रहा है देखते हैं। दिस इज इक्वल टू 4 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3/2 होल स्क्वायर का रूट। इस टोटल एक्सप्रेशन का रूट, ये भी वैल्यू आप एक बार निकाल लीजिए। दिस इज इक्वल टू 5.4083 अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, इसके बाद देखिए z1 माइनस z2 का मॉड क्या आ रहा है। z1 माइनस z2 का मॉड दिस इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 4 प्लस 9 का रूट मतलब 13 का रूट। दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 6। तो z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 3 प्लस 6 और z माइनस z2 दोनों मिला के इट्स कमिंग समवेयर अराउंड 7.2। देखिए एक बार 1.8027 प्लस 5.4083 ये आ रहा है 7.2 के आसपास। तो ये सीधा डबल आ रहा है, तो दोनों इक्वल नहीं है। ये दोनों जोड़ोगे तो इससे इक्वल नहीं आ रहा है, इससे इक्वल नहीं आ रहा है, तो केस वन खारिज, केस वन हो गया खारिज। अभी देखिए केस टू है z1 और z2 के बीच में आपका नंबर है, मतलब केस टू मतलब z इज इक्वल टू
3 प्लस आई इंटू 4.5, 3 प्लस आई इंटू 4.5 या फिर इसको लिखते हैं 9/2, ठीक है। और Z1 क्या है, Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस आई इंटू 3 और Z2 है 4 प्लस आई इंटू 6। तो अभी पिछला वाला पेज का जो ग्राफ है वो हम यहाँ पे फिर कॉपी पेस्ट करके इसको एनालाइज करेंगे। अभी देखिए ये जो लेंथ है दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। इक्वेशन क्या बता रहा है, इक्वेशन बता रहा है मॉड ऑफ Z माइनस Z1 प्लस मॉड ऑफ Z माइनस Z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, राइट। ये ट्रू है, इक्वेशन बोल रहा है कि ये एस्टैब्लिश्ड है ऑलरेडी, आपको सिर्फ वेरीफाई करना है आपका जो केसेस हैं वो इसको वैलिडेट करता है कि नहीं करता है। अगर नहीं करता है तो वो केस खारिज, नेक्स्ट केस में जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड केस क्या है, Z1 और Z2 के बीच में हमारा नंबर है, मतलब यहाँ पे कहीं पे वो है, ठीक है। तो उसी हिसाब से हमने Z को सिलेक्ट किया है 3 प्लस आई इंटू 9/2। तो यहाँ पे Z का पोजीशन अगर हम पॉइंट आउट करें तो ये है 3 कदम ऑन द राइट हैंड साइड, मतलब यहाँ पे ये जो पॉइंट है मैंने ड्रॉ किया है अभी, इसको फोकस करिए। और फिर 4.5, 9/2 मतलब 4.5, यहाँ पे ये दोनों जहाँ पे मीट कर रहा है वो पॉइंट Z का पॉइंट है। तो ये हम इस पॉइंट को पकड़ सकते हैं। अब इसको अगर रब कर दोगे तो पॉइंट करीब करीब यहाँ पे है, ठीक है। दिस इज आवर केस 2 वाला पोजीशन, दिस इज केस 2, ठीक है। अभी यहाँ पे देखते हैं ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। इसके लिए हमें सिक्वेंशियली क्या करना पड़ेगा, पहले Z माइनस Z1 का मॉड निकालना पड़ेगा। तो दिस इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ Z क्या है 3 प्लस आई इंटू 9/2, मतलब 3 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 9/2 माइनस 3 होल स्क्वायर, इसका रूट, इसका वैल्यू एक बार निकाल लीजिए। ये फिर से आ रहा है 1.8027 अप्रॉक्सीमेटली। अब दूसरा वाला एक्सप्रेशन मतलब Z माइनस Z2 का मॉड निकालेंगे। दिस इज इक्वल टू Z2 मतलब 4 प्लस आई इंटू 6, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 4 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 9/2 होल स्क्वायर। ये टोटल एक्सप्रेशन का रूट, ये भी एक बार निकाल लीजिए। दिस इज इक्वल टू अगेन 1.8027, ठीक है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है, दोनों को अगर आप जोड़ोगे Z माइनस Z1 प्लस Z माइनस Z2, दिस इज कमिंग अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 3.6, अप्रॉक्सीमेटली 3.6। अभी हम Z1 माइनस Z2 का मॉड्यूलस निकालते हैं। Z1 माइनस Z2 का मॉड्यूलस ये हमने पहले भी निकाला था, बट फॉर कंफर्मेशन विल अगेन डिराइव इट। दिस इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 2 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 होल स्क्वायर, ठीक है। दिस इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 13, रूट ओवर ऑफ 13 मतलब 3.6 अप्रॉक्सीमेटली। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों मैच हो रहा है, ये दोनों मैच हो रहा है, ठीक है। अभी केस 3 में जाते हैं। केस 3 मतलब Z2 को एक्सटेंड करके जो रीजन हो रहा है वहां पे Z बिलोंग करता है, मतलब केस 3 Z इज इक्वल टू 6 प्लस आई इंटू 9, Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस आई इंटू 3, Z2 इज इक्वल टू 4 प्लस आई इंटू 6। अभी जो Z है वो Z2 से भी आगे बिलोंग कर रहा है। तो हम फिर से एक बार ग्राफ को यहाँ पे कॉपी करेंगे, ग्राफ को यहाँ पे कॉपी करके फिर से हम इसको एनालाइज करेंगे। और इसको एनालाइज करने से पहले मैं एक काम करता हूँ, ये रफ वर्क ये एडिशनल जो ब्रैकेट्स हैं इसको हटा देता हूँ। तो पहला वाला जो केस 1 था ये सेटिस्फाई नहीं हुआ, ये सेटिस्फाई नहीं हुआ। केस 2 सेटिस्फाई हो गया, केस 2 सेटिस्फाई हो गया।
अभी केस 3 सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये हमें चेक करना है। तो इस जो पहले पॉइंट्स हैं उसको पहले मिटा देते हैं और हमारा पॉइंट क्या है 6 + i × 9। तो यहाँ पे पहले तो हम क्या करेंगे, हम इसको एक्सटेंड करेंगे y एक्सिस को, क्योंकि ये 9 तक जाना पड़ेगा इसको। तो 9 मतलब 1 2 3 और यहाँ पे 6 तक मतलब 1 2, यहाँ पे है 6। तो हमारा पॉइंट जो है वो करीब करीब यहाँ पे बिलोंग करता है। दिस इज आवर पॉइंट, दिस इज आवर केस 3, केस 3 वाला z। ठीक है, अभी हमें इसको वेरीफाई करना है कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इक्वेशन क्या था, mod of z - z1 प्लस mod of z - z2 इज इक्वल टू mod of z1 - z2। ये था हमारा इक्वेशन, ये ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। हमें सिर्फ केस 3 के साथ इसका वैलिडेशन वेरीफाई करना है कि केस 3 भी ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अभी देखिए इस केस में पहली बात तो हम निकालेंगे mod ऑफ z - z1। तो दिस इज इक्वल टू √ओवर ऑफ 6 - 2 होल स्क्वायर प्लस 9 - 3 होल स्क्वायर, इसका रूट। दिस इज इक्वल टू, एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो 16 + 9 दिस इज 5, दिस इज इक्वल टू 5। दूसरा वाला z - z2 का मॉड क्या होगा, दिस इज इक्वल टू √ओवर ऑफ 6 - 4 होल स्क्वायर प्लस 9 - 6 होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 4 + 9 विच इज √ओवर ऑफ 13 विच इज 3.6। और हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है mod ऑफ z1 - z2, इसका वैल्यू है √ओवर ऑफ 13 विच इज इक्वल टू 3.6। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये ऑब्वियसली इससे ज़्यादा आ रहा है, तो हमारा इक्वेशन जो है वो वैलिडेट नहीं हो रहा है, मतलब केस 3 भी खारिज हो रहा है, केस 3 भी नॉट अलाउड है। तो हमारा केस 2 ही सिर्फ सेटिस्फाइड हो रहा है। अभी केस 2 में मैंने एक ही एग्जाम्पल लिया है 3 + i × 9/2। हम यहाँ पे कई और एग्जाम्पल्स लेके भी वेरीफाई कर सकते हैं कि ये मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं केस 2 का और एक वेरिएंट ले सकता हूँ जहाँ पे z इज इक्वल टू 2.5 प्लस i × 3.75, i × 2.5 प्लस i × 3.75। ये पॉइंट देखिए कहाँ आ रहा है, मैं रेड से इसको मार्क करता हूं एक बार। 2.5 मतलब यहाँ पे x है, उसके बाद वर्टिकली 3.75 मतलब अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे y है। तो हमारा पॉइंट जो है केस 2 का सेकंड वेरिएंट वो कहीं पे यहाँ पे है। अभी इसके रिस्पेक्ट में, इसी के रिस्पेक्ट में आप एक काम करिए, z - z1 का मॉड निकालिए, फिर z - z2 का मॉड निकालिए, फिर इसको जोड़ के देखिए ये 3.6 आता है कि नहीं, ये जोड़ के देखिए 3.6 आता है कि नहीं। मैं भी करता हूँ, आप भी करिए। वीडियो को चाहे पॉज कर लीजिए, उसके बाद करिए। पहले वाला z - z1 इसका मॉड्यूलस आ रहा है 0.8125, ठीक है। अब दूसरे वाले का निकालेंगे z - z2, ये आ रहा है 2.704। पहला पोर्शन मतलब z - z1 का मॉड आ रहा है 0.9 के आसपास और दूसरा वाला आ रहा है 2.7 के आसपास, मतलब दोनों मिला के आ रहा है 3.6 के आसपास। तो अगेन द इक्वेशन इज मैचिंग, क्योंकि z1 - z2 का मॉड्यूलस भी है, z1 - z2 का मॉड्यूलस भी 3.6 ही आता है। तो आप कोई भी केस यहाँ पे स्टडी करोगे, इस z1 और z2 के बीच में इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट आप लोगे तो आपको वही आंसर मिलेगा। अब लाइन के बाहर अब चले जाओगे तो आपको वो आंसर नहीं मिलेगा दोस्तों, लाइन के बाहर चले जाओगे तो वो आंसर नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आप अगर z को ये वैल्यू ले लोगे, z इज इक्वल टू 3 + i × 6, ये अगर ले लोगे तो आपको वो वैल्यू नहीं मिलेगा। आप इसको करके देख सकते हो, ठीक है। मैं इसको नहीं करूँगा, ये आपका काम है। आप एक बार वेरीफाई कर लो कि ये लाइन के ऊपर है कि लाइन के बाहर भी इसका वैलिडिटी आ रहा है। आप देखोगे
अच्छा ठीक है, चलिए मैं भी कर लेता हूँ. Z mod of Z minus Z1 प्लस mod of Z minus Z2, इसको आप निकालिए. Z यहाँ पे 3 प्लस आई इंटू 6 है, तो Z माइनस Z1 क्या होगा? दिस विल बी इक्वल टू 10 का रूट विच इज 3.16. 3.16. Z माइनस Z1 का मॉड इज 3.16 प्लस Z माइनस Z2 का मॉड इज इक्वल टू 3.16 हो गया Z माइनस Z1 मॉड का वैल्यू, और Z माइनस Z2 मॉड का वैल्यू एक बार फिर से निकाल लेते हैं. Z माइनस Z2 का मॉड आ रहा है 1, तो टोटल वैल्यू है 4.16. आप एक बार खुद से वेरीफाई कर लीजिएगा. इसका टोटल वैल्यू आ रहा है 4.16, जो कि 3.6 से अलग है. मतलब Z1 माइनस Z2 का जो मॉड है उसका वैल्यू से ये अलग आ रहा है. तो आप कोई भी वैल्यूज एक्सेप्ट द स्ट्रेट लाइन सेगमेंट बिटवीन Z1 एंड Z2, Z1 Z2 का बीच का जो लाइन का सेगमेंट है उसको छोड़ के आप कोई भी पॉइंट ये 2D प्लेन पे, या फिर इसको आर्गेंट प्लेन भी बोल सकते हैं, इसको अगर कोई भी पॉइंट आप पकड़ लो वो पॉइंट Z के लिए वैलिड नहीं होगा. तो दोस्तों एक्चुअली हमने यहाँ पे रिवर्स इंजीनियरिंग किया हुआ है. पहले हमने Z1 और Z2 का एजम्पशन खुद से निकाला हुआ है ताकि हमारे लिए कन्वीनियंट हो. उसके बाद हम 3 रेंज के हिसाब से Z का वैल्यू निकाले हैं. अभी समझ लीजिए और एक और कोई इक्वेशन दिया हुआ है. तो दोस्तों ये जो पहला रिलेशन है हमने जो सॉल्व किया है वो है Z माइनस Z1 प्लस Z माइनस Z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2. इस केस में हमारा Z का लोकस यानी Z का पेंटिंग क्या आ रहा है? Z का पेंटिंग आ रहा है Z1 पॉइंट से लेके Z2 पॉइंट तक. ये है Z का पेंटिंग, राइट. Z का पेंटिंग आ रहा है Z1 पॉइंट से लेके Z2 पॉइंट तक, जो स्ट्रेट लाइन का पोर्शन है वो पोर्शन, राइट. ये वाला स्ट्रेट लाइन का पोर्शन हमारा Z2 का आ रहा है. अभी इस इक्वेशन तो ये फिक्स नहीं है, ये सिर्फ एक इंस्टेंस है. अभी कुछ और भी रिलेशंस बन सकते हैं Z, Z1 और Z2 के बीच, राइट. इन तीनों के बीच और भी कोई इक्वेशन बन सकता है. फॉर एग्जाम्पल अगर समझ लीजिए ये इक्वेशन ऐसा होता है Z माइनस Z1 का मॉड स्क्वायर प्लस Z माइनस Z2 का मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2 का मॉड स्क्वायर. इस केस में हमारा जो पेंटिंग है, मतलब ये जो Z का जो पॉइंट है, ये मूव कर करके जो पेंटिंग बनाएगा उसका शेप को कहाँ होगा और वो कहाँ लाई करेगा, ये जानने के लिए हम एक और इस ग्राफ को एक बार और यहाँ पे ड्रॉ करते हैं और आपको दिखाते हैं कहाँ पे इसका लोकस या फिर इसका पेंटिंग लाई करेगा. अभी देखिए पहले वाले इक्वेशन को मॉडिफाई करके अगर स्क्वायर्स आ जाते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं रहता है दोस्तों. ये स्ट्रेट लाइन नहीं रहता है, ये बन जाता है एक सर्कल जिसका डायमीटर है Z1 Z2 का डिस्टेंस. मतलब ये जो लाइन है Z1 Z2 को ज्वाइन करने वाला, ये हो जाता है डायमीटर ऑफ अ सर्कल, और लोकस ऑफ Z हो जाता है वो सर्कल का सरकमफरेंस. मतलब ये पाथ जो है, ये सर्कुलर पाथ जो है, ये Z पेंट करता है. Z ऐसे घूमता है. कोई भी पॉइंट यहाँ पे आप पकड़ के चलो, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, सरकमफरेंस में कोई भी पॉइंट हो, ये सारे Z के पॉसिबल वैल्यूज हैं. मतलब Z यहाँ पे सर्कल पेंट कर रहा है. तो लोकस ऑफ Z इन दिस केस इज अ सर्कल. लोकस ऑफ Z इज अ सर्कल. सर्कल का प्रॉपर्टीज क्या है? सर्कल का प्रॉपर्टीज है डायमीटर इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 और circumference, any point in the circumference is a Z. Z is equal to any point on circumference. ठीक है. अभी ये इक्वेशन थोड़ा और अगर हम मॉडिफाई कर देते हैं तो क्या होता है, देखिए. मॉड ऑफ Z माइनस Z1 प्लस मॉड ऑफ Z माइनस Z2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट K. एनी कांस्टेंट K. इस केस में क्या होता है आइए देखते हैं.
दोस्तों अभी हमने मॉड ऑफ z1 माइनस z2 को हटा दिया है। मॉड ऑफ z1 माइनस z2 को हमने हटा दिया है और वहाँ पे k वैल्यू डाल दिया है। k एक कांस्टेंट है, k एक कांस्टेंट है। अभी क्या फॉर्मेशन यहाँ पे दिखेगा, अभी क्या पेंटिंग z ड्रॉ करने वाला है, दैट इज द क्वेश्चन। इसका आंसर के लिए हमें दो कंडीशंस या फिर दो केसेस को देखना पड़ेगा। पहला केस है जहाँ पे k इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ z1 माइनस z2, मतलब k एक ऐसा वैल्यू है जो z1 माइनस z2 का जो मॉड है उससे ज़्यादा मैग्नीट्यूड का है, उससे ज़्यादा मैग्नीट्यूड का है। तो जो फॉर्मेशन होगा दैट विल बी एन एलिप्स, दैट विल बी एन एलिप्स। उस एलिप्स को पहले हम ड्रॉ करते हैं, एक एलिप्टिकल फॉर्मेशन बनेगा। और इस एलिप्स का फीचर क्या होगा, इस एलिप्स का फीचर ये है कि इसका जो फोकल पॉइंट्स है, जो फोसाई है, दे विल बी z1 एंड z2। सर्कल के केस में डायमीटर का एंड्स z1 एंड z2 था, यहाँ पे दो फोकल एंड्स विल बी z1 एंड z2। ठीक है, मतलब पहला फोकल पॉइंट ये हो गया, दिस विल बी z1, दूसरा फोकल पॉइंट z2, ये वाला हो गया। दिस विल बी द केस व्हेन k इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ z1 माइनस z2। अब दूसरा केस, अभी सेकेंड केस है k इज इक्वल टू z1 माइनस z2 का मॉड। इस केस का क्या रिजल्ट होता है वो हमने देख लिया है। दिस इज बेसिकली अ स्ट्रेट लाइन विच इज जॉइनिंग z1 एंड z2, ये हमने सेकेंड केस देख लिया है। अभी थर्ड केस एज्यूम करते हैं k इज लेस देन z1 माइनस z2 का मॉड। इस केस में क्या होगा दोस्तों, तो देखिए z माइनस z1 प्लस z माइनस z2 इज इक्वल टू अ कॉन्स्टेंट। ये रिप्रेजेंट करता है एक एलिप्स को, एक एलिप्स को। अब आपको ये जान के हैरानी होगी कि z माइनस z1 प्लस z माइनस z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस z2, ये इक्वेशन इज अ स्ट्रेट लाइन एंड स्ट्रेट लाइन इज अ स्पेशल केस ऑफ एलिप्स, आप इसको बोल सकते हैं। स्ट्रेट लाइन एक स्पेशल केस ऑफ एलिप्स है, ठीक है, जहाँ पे एलिप्स मतलब समझ लीजिए एलिप्स ऐसा दिख रहा है। अब जैसे जैसे k का वैल्यू मॉड ऑफ z1 माइनस z2 के करीब जा रहा है, जैसे जैसे ये करीब जा रहा है दोस्तों, वैसे वैसे ये एलिप्स पतला होते जा रहा है, ये पतला होते जा रहा है और ज़्यादा पतला होते जा रहा है। ठीक है, और जब k इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस z2 तब ये पूरी कोलैप्स करके एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है, स्ट्रेट लाइन बन जाता है। ठीक है, ऐसा हो रहा है। और आपको लग सकता है कि यहाँ पे तो फोकल पॉइंट्स अंदर है, तो आप अगर ऐसे बोल रहे हो z1 z2 एंड पॉइंट्स कैसे हो रहा है, फोकल पॉइंट्स का लोकेशन भी चेंज होता है। जैसे जैसे एलिप्स पतला होते जाता है वैसे वैसे इट कम्स नियरर टू द सर्कमफरेंस, नियरर टू द सर्कमफरेंस ऑफ द एलिप्स। तो जब k एग्जैक्टली इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस z2 हो जाता है तब एग्जैक्टली फोकल पॉइंट्स इस स्ट्रेट लाइन को अगर आप एलिप्स पकड़ के चलो तो फोकल पॉइंट और सर्कमफरेंस एकदम मीट कर जाते हैं। दिस इज एक्सट्रीम केस ऑफ एन एलिप्टिकल फॉर्म ओनली। आप ये जान के सरप्राइज हो सकते हैं बट यही केस है। अभी इस इक्वेशन को हम और थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। अभी देखिए थर्ड केस क्या है, थर्ड केस इज k इज लेस देन मॉड ऑफ z1 माइनस z2। अब इस केस में क्या होगा, स्ट्रेट लाइन से पतला क्या हो सकता है, स्ट्रेट लाइन से थिनर क्या हो सकता है दोस्तों, कुछ भी नहीं हो सकता है। नेगेटिव ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। नेगेटिव ऑफ एन एलिप्स क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। तो दिस विल बी एन एम्प्टी सेट और अ नल सेट, जिसका मतलब है ऐसा k एग्जिस्ट नहीं करता है, डजंट एग्जिस्ट। अ k like this does not exist or a k like this forms part of a null set, यही हम बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं इस केस में हम सेट थ्योरी के हिसाब से इसको ऐसे लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू नल सेट। एक k का कोई ऐसा वैल्यू ही नहीं है। अभी चले जाते हैं अगले रिलेशनशिप पे, जहाँ पे हम थोड़ा नेगेटिव साइन का इस्तेमाल करेंगे दोनों मॉड्यूलस के बीच में। मतलब
z माइनस z1 का मॉड माइनस z1 का मॉड, दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस z2। इस केस में z कहाँ पे पेंटिंग बनाएगा, z कहाँ पे पेंटिंग बनाएगा, आइए देखते हैं। अभी देखिए ग्राफ हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया है। अभी सवाल ये है कि मॉड ऑफ z माइनस z1, माइनस साइन है बीच में, माइनस मॉड ऑफ z माइनस z2। अभी देखिए बीच में माइनस आ गया है, पहले क्या था, प्लस था, राइट, पहले था प्लस। जब प्लस था तब ये लाइन लोकस ऑफ z कहाँ पे था, तब लोकस ऑफ z था z1 और z2 के बीच, ये वाला लाइन था। हमने परफेक्ट स्ट्रेट लाइन तो ड्रॉ नहीं किया, लेकिन आप समझ सकते हैं ये स्ट्रेट लाइन था z का लोकस, z का लोकस। अभी बीच में प्लस नहीं है दोस्तों, अभी बीच में माइनस हो गया है, मतलब अभी बीच में देयर इज अ माइनस, तो अभी लोकस ये नहीं रहेगा दोस्तों, अभी ये वाला लोकस नहीं रहेगा। अभी लोकस कहीं और चला जाएगा, कहाँ जाएगा, ये जाएगा z2 पॉइंट से लेके बाहर की तरफ, z2 पॉइंट से लेके बाहर की तरफ। ये जो स्ट्रेट लाइन होगा, ये स्ट्रेट लाइन में कहीं पे भी z लाई कर सकता है, कहीं पे भी z लाई कर सकता है, मतलब z का वैल्यू z2 से लेके कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। अब फिफ्थ केस ले लेते हैं। अब इसको प्रूफ करने के लिए आप फिर से 3 केसेस ले सकते हो। केस 1 जो कि z1 से नीचे है, केस 2 जो कि z1 और z2 के बीच में है, और केस 3 जो कि z2 से ऊपर है। और एक फोर्थ केस भी ले सकते हो कि पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे लाई ही नहीं करता है, बाहर कहीं पे लाई करता है। आप देखोगे ये इक्वेशन सिर्फ केस 3 सेटिस्फाइड होगा, सिर्फ इस इक्वेशन से केस 3 सेटिस्फाइड होगा। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर देता है तो दिस इज द ओनली केस 3 इज द ओनली पॉसिबिलिटी, बाकी कोई भी केस पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। अभी चले आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट ऐसा है, हमने ग्राफ ऑलरेडी ड्रॉ करके तैयार बैठे हैं, सिर्फ इक्वेशन चाहिए और हमको फिगर आउट करना है। तो इक्वेशन क्या है, फिफ्थ केस में इक्वेशन इज लाइक दिस, मॉड ऑफ z माइनस z1, एक मिनट, मॉड ऑफ z माइनस z1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस z2, मॉड ऑफ z माइनस z1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस z2। अब इस केस में इसका मतलब क्या है दोस्तों, अब दोस्तों ये केस कब हो सकता है, ये केस तब भी हो सकता है जब z, z1 और z2 मिलके एक आइसोसेलेस ट्राइंगल फॉर्म करते हैं। मतलब ट्राइंगल ऐसा है, दोनों साइड्स इक्वल है और z से z1 का डिस्टेंस और z से z2 का डिस्टेंस ये दोनों सेम है। ये सिचुएशन तभी हो सकता है। तो कोई भी आइसोसेलेस ट्राइंगल जहाँ पे z1 और z2 बेस है और z वर्टेक्स और z वर्टेक्स है, वो वैसा कोई भी आइसोसेलेस ट्राइंगल बिकम्स अ कैंडिडेट फॉर द लोकस ऑफ z, राइट। तो कोई भी आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसका बेस है z1 और z2 वो z को सेटिस्फाई करता है, मतलब उस ट्राइंगल का वर्टिकल पॉइंट, वर्टेक्स पॉइंट ये z को सेटिस्फाई करता है। मतलब हम अगर 3-4 आइसोसेलेस ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ करें तो ये हो जाता है, पहला वाला ऐसा, दूसरा वाला समझ लीजिए ऐसा, तीसरा वाला समझ लीजिए इस तरफ। ऐसे कोई भी अगर हम आइसोसेलेस ट्राइंगल को ड्रॉ करेंगे तो ये जो वर्टिकल पॉइंट है, ये वर्टिकल पॉइंट है, ये सारे z पॉइंट्स को पेंट कर रहे हैं। मतलब z अगर पेंट हो रहा है, मतलब z अगर मूव कर रहा है तो ये पॉइंट्स के थ्रू मूव कर रहा है। पहला वाला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, मतलब ये वाला स्ट्रेट लाइन z को डिनोट करता है। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल का वर्टेक्स बेस को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट भी करता है। मतलब ये वर्टिकल लाइन ने जो डिवीजन किया है बेस का, वो दोनों इक्वल हाफ्स में डिवीजन किया है। तो दिस इज बेसिकली द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ z1 एंड z2 वाला लाइन। मतलब मॉड ऑफ z1 माइनस z2 वाला जो लाइन है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर।
ये जो स्ट्रेट लाइन है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला जो स्ट्रेट लाइन है, दैट इज बेसिकली द पेंटिंग दैट Z इज मेकिंग, which means that is the locus of Z or that is the painting of Z, right? Z ये वाला स्ट्रेट लाइन पेंट कर रहा है या फिर ड्रॉ कर रहा है। अभी आ जाते हैं सिक्स्थ इक्वेशन पे। मॉड ऑफ Z माइनस Z1 माइनस मॉड ऑफ Z माइनस Z2, इस टोटल मैग्नीट्यूड का मॉड इज इक्वल टू कांस्टेंट, एंड K is less than mod of Z1 minus Z2। ये अगर सिचुएशन है तो क्या ड्रॉ होता है दोस्तों? पहले हम ग्राफ को कॉपी करते हैं, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन है, हमारे पास अभी ग्राफ भी है। तो ये जो इक्वेशन है, इससे क्या फॉर्म हो रहा है दोस्तों? इससे एक हाइपरबोला फॉर्म होता है, एक हाइपरबोला फॉर्म होता है, ऐसे वाला एक हाइपरबोला फॉर्म होता है, ऐसे वाला। और इस हाइपरबोला का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इसका भी जो फोकल पॉइंट्स है, मतलब जो फोसाई है, दे आर Z1 एंड Z2, ठीक है। ये हाइपरबोला फॉर्मेशन होता है, मतलब Z कोई भी पॉइंट Z का अगर आप पकड़ लो तो ये हाइपरबोला के ऊपर ही होगा, मतलब Z यहाँ पे पेंट कर रहा है एक हाइपरबोला। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए Z को एक हाइपरबोला पेंट करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट वी आर सेइंग। लोकस ऑफ दिस इक्वेशन, लोकस ऑफ Z अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन इज अ हाइपरबोला। मैथमेटिकल टर्म्स में हम पेंटिंग को लोकस बोलते हैं। सेवेंथ वन इज मॉड ऑफ मॉड Z माइनस Z1 minus mod Z minus Z2. This is equal to mod of Z1 minus Z2. इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? इसको हम अगर पिक्टोरिकली डिनोट करना है तो कैसे करेंगे? ये बेसिकली एक स्पेशल वेरिएंट है ऑफ इक्वेशन 6, राइट? इसको कैसे डिनोट करेंगे, आइए देखते हैं। दोस्तों ये हमारा इक्वेशन है। अभी 6 के साथ 7 का क्या रिलेशन है, आइए देखते हैं। तो 6 का कंडीशन कहाँ से शुरू हो रहा है? K इज लेस देन मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, राइट? K इज लेस देन मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। उस केस में क्या फॉर्म हो रहा है? एक हाइपरबोला फॉर्म हो रहा है, राइट? एक हाइपरबोला फॉर्म हो रहा है, ऐसे टाइप का, राइट? अभी समझ लीजिए K इज कमिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू द वैल्यू ऑफ मॉड Z1 माइनस Z2। तो K थोड़ा थोड़ा करके Z1 माइनस Z2 का जो मॉड का जो वैल्यू है उससे करीब जा रहा है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये हाइपरबोला का शेप चेंज होगा। कैसे चेंज होगा दोस्तों? ये थोड़ा नैरोअर होता जाएगा, ऐसे ऐसे, और थोड़ा करीब जाएगा तो और थोड़ा नैरो हो जाएगा, ऐसे करके ये नैरो होता जाएगा। और जब ये सिचुएशन आएगा कि K इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, ये जब सिचुएशन हो जाएगा तब दिस विल बिकम टू स्ट्रेट लाइन्स विद अ गैप इन बिटवीन। बीच में एक गैप रहेगा, बाजू में दो दो स्ट्रेट लाइन। और ये जो एंड पॉइंट्स है, अंदर वाले इनर वाले जो पॉइंट्स हैं, ये होगा, एक होगा Z1, एक होगा Z2। तो इसको हम ग्राफ में अगर ड्रॉ करेंगे तो Z1 से एक पॉइंट, एक लाइन नीचे की तरफ, ये हो जाएगा हमारा पहला पेंटिंग Z का। Z यहाँ पे दो पेंटिंग्स करेगा, जैसे हाइपरबोला में कर रहा था, यहाँ पे भी दो पेंटिंग्स करेगा। एक होगा इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ Z, नीचे की तरफ, दूसरा होगा Z2 से ऊपर की तरफ, ये भी होगा दूसरा पॉइंट पेंटिंग ऑफ Z। तो दिस टू विल फॉर्म द लोकस ऑफ Z इन दिस केस। दिस बेसिकली अ स्पेशल डेरिवेटिव केस ऑफ इक्वेशन 6। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं हाइपरबोला भी कोलैप्स करके दो स्ट्रेट लाइन में तब्दील हो गया है, राइट? अभी आते हैं इक्वेशन 8 पे। इक्वेशन 8 बोल रहा है कि Z माइनस Z1 का मॉड इज अ कांस्टेंट R। तो पहले तो हम ग्राफ यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा ग्राफ, यहाँ पे Z2 नहीं है, सिर्फ Z1 है। Z1 एक कांस्टेंट नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है,
z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम जानते हैं, और z का रिलेशन z1 के साथ कुछ ऐसा है कि mod of z माइनस z1 इज इक्वल टू अ कांस्टेंट r। इस केस में क्या होगा? इस केस में ये होगा दोस्तों कि एक सर्कल फॉर्म करेगा, एक सर्कल फॉर्म करेगा जिसका रेडियस होगा r। मतलब ऐसा एक सर्कल फॉर्म होगा जिसका रेडियस इज इक्वल टू r। और अगर हम z किधर है पूछेंगे तो z कोई भी पॉइंट है, z कोई भी पॉइंट है जो कि ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल है, वैसा कोई भी पॉइंट इज z। इस केस में ये कोई भी पॉइंट का केस आप पकड़ के चलोगे तो आपको यही मिलेगा, मॉड ऑफ z माइनस z1 इज अ कांस्टेंट। ठीक है, अभी आते हैं 9th केस में। ये बोल रहा है कि z माइनस z1 का मॉड डिवाइडेड बाई z माइनस z2 का मॉड, दिस इज अ कांस्टेंट, दिस इज अ कांस्टेंट। इस केस में क्या होगा दोस्तों? फिर से हमने ग्राफ यहाँ पे कॉपी कर लिया है जहाँ पे z1 z2 दोनों हैं। अभी ये जो रिलेशन है ऐसा है, रिलेशन ऐसा है, mod of z माइनस z1 डिवाइडेड बाई mod of z माइनस z2 इज अ कांस्टेंट। इस केस में क्या होगा? अभी दोस्तों सोच लीजिए, जियोमेट्रिकली z का पोजीशन कुछ ऐसा है, z यहाँ पे है, हम जियोमेट्रिकली इसका लोकस को डिसाइफर करेंगे। ठीक है, अब ये कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है z माइनस z1 का मॉड डिवाइडेड बाई z माइनस z2 का मॉड एक कांस्टेंट रेशियो होगा, जिसका मतलब है अगर मैं ये जो 3 पॉइंट्स हैं इनको अगर a, p और b से डिनोट करूं तो इसका मतलब है AP बाई PB शुड बी अ कांस्टेंट रेशियो k, राइट? बिकॉज AP इज नथिंग बट mod of z minus z1 and BP is nothing but mod of z minus z2, right? So these two form a ratio of k, we can say, right? अब हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि z एक वेरिएबल पॉइंट है तो ये p जो पॉइंट हमने डिनोट किया है इसको हम मूव करा सकते हैं, मतलब ये डिफरेंट पोजीशंस ले सकता है। z1 z2 जैसे कांस्टेंट है, z वेरिएबल है तो z डिफरेंट पॉइंट्स ले सकता है। सिर्फ एक ही कंडीशन इसको मेंटेन करना है कि AP और PB का रेशियो कांस्टेंट k रहे, राइट? अभी समझ लीजिए, क्योंकि हम बोल रहे हैं z इज वेरिएबल तो ये पॉइंट p मूव करके, लेट्स से पॉइंट p मूव करके चला गया p डैश्ड पे जो कि यहाँ पे है। ये जो p डैश पॉइंट मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये पॉइंट सेकेंड पॉइंट हो गया। यहाँ पे कंडीशन क्या है? यहाँ पे कंडीशन है कि AP डैश्ड बाई BP डैश्ड इज इक्वल टू सेम कांस्टेंट k, राइट? तो मैं यहाँ पे दोनों लाइंस को ज्वाइन कर देता हूं। AP डैश्ड फिर BP डैश्ड, इनका भी रेशियो सेम कांस्टेंट होगा कि अब यहाँ पे परफेक्ट स्ट्रेट लाइंस तो मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, बट अप्रॉक्सीमेटली आप समझ सकते हो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं हम लोग। अभी इसके बाद ये जो P है ये मूव करके और एक पॉइंट पे चला जाता है जो कि ये Z1 Z2 वाला जो स्ट्रेट लाइन है, मतलब APB जो स्ट्रेट लाइन है उसका एक्सटेंडेड पार्ट में बिलोंग करता है। मतलब यही जो लाइन है इसको एक्सटेंड करके इसी में P का और एक वेरिएबल ये मूव करके और एक जगह चला गया जहाँ पे ये रेशियो सेटिस्फाई होता है। समझ लीजिए वो पॉइंट है ये वाला, और इसको हम बोलेंगे P डबल डैश्ड। तो AP double dashed divided by BP double dashed is also equal to k, right? अभी हम एक काम करते हैं, P dashed और P double dashed को जोड़ देते हैं और P dashed P को भी जोड़ देते हैं। P dashed P को हमने जोड़ दिया है और P dash P double dashed को भी हमने जोड़ दिया है। अब क्योंकि AP by BP is equal to AP dashed by BP dashed is equal to AP double dashed by BP double dashed is equal to k, हम ये बोल सकते हैं कि for the angle AP dashed B, for the angle AP dashed B, ये वाला एंगल इसके लिए P dashed P is the angular bisector
एंगुलर बाइसेक्टर, मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, बोथ दिस एंगल्स आर इक्वल, राइट। और हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हम इस लाइन को ए पी डैश लाइन को एक्सटेंड करें, ए पी डैश लाइन को एक्सटेंड करें और ये बाहर वाले एंगल को कंसिडर करें, समझ लीजिए ये जो एरो है ये है सी, तो ये एंगल हो गया एंगल सी पी डैश बी, यानी एक्सटर्नल एंगल ऑफ ए पी डैश बी। एंगल सी पी डैश बी के लिए द एंगुलर बाइसेक्टर इज पी डैश्ड पी डबल डैश्ड, मतलब ये वाला लाइन, ये लाइन ब्लू था, मैंने ग्रीन करके दोबारा डिनोट किया है। दिस इज ऑल्सो एन एंगुलर बाइसेक्टर, मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ऐसा डिवीजन हो रहा है, राइट। अब ये दोनों क्योंकि एंगुलर बाइसेक्टर्स हैं, ये दोनों क्योंकि एंगुलर बाइसेक्टर्स हैं अबव सेटअप में, तो हम ये बोल सकते हैं कि P डैश्ड P is perpendicular to P डैश्ड P डबल डैश्ड, P डैश्ड P is perpendicular to P डैश्ड P डबल डैश्ड, मतलब this is a 90 degree angle, this angle is a 90 degree angle, ये वाला एंगल। अभी इसको मैं रेड से डिनोट कर देता हूं। अगर ये 90 डिग्री है और पी पी डबल डैश हाइपोटेन्यूज है, पी पी डबल डैश इज द हाइपोटेन्यूज, देन दिस हाइपोटेन्यूज इज एक्चुअली द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज पॉइंट लाइज ऑन पी डैश्ड, मतलब सर्कल कुछ ऐसा बनेगा। ये रेड वाला सर्कल बन जा रहा है, ठीक है। इसका डायमीटर क्या है? इसका डायमीटर है पी पी डबल डैश्ड, राइट। तो डायमीटर इज इक्वल टू पी पी डबल डैश्ड, डायमीटर ऑफ दिस सर्कल इज पी टू पी डबल डैश्ड, राइट, पी से लेके पी डबल डैश तक। अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम है दोस्तों, पी और पी डबल डैश दोनों ही जेड के इंस्टेंसेस हैं, मतलब दोनों ही वेरिएबल्स हैं, और z जो है अननोन वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है। तो पी पी डैश से डिनोट करने से हमारा डायमीटर का डायमेंशन नहीं मिल रहा है, तो हमें क्या करना है, नोन वैल्यूज के रिस्पेक्ट में डायमीटर को डिनोट करना है। नोन वैल्यूज क्या क्या है हमारे पास? z1 है, z2 है। तो z1 z2 पॉइंट जो है वो कौन से लाइन से डिनोट हो रहा है? यहाँ पे आप अगर देखो, a डिनोट्स z1, b डिनोट्स z2, a पॉइंट डिनोट्स z1, b पॉइंट डिनोट्स z2। तो p p डैश को हम अगर a b के रिस्पेक्ट पे डिनोट कर सके तो कुछ काम बन सकता है। अभी ये क्या हो सकता है, आइए कोशिश करते हैं। p p डबल डैश इज इक्वल टू पी बी प्लस बी पी डबल डैश, राइट। पी बी प्लस बी पी डबल डैश, सर्कल में देखिए पी बी प्लस बी पी डबल डैश। अभी देखिए पी बी और बी पी डबल डैश को हम कोशिश करेंगे ए बी के थ्रू एक्सप्रेस करने का, कोशिश करते हैं। चलिए, नंबर 1, पी बी इज इक्वल टू ए पी बाई के। कारण क्या है? ए पी बाई पी बी इज इक्वल टू के, राइट। नाउ this implies AP plus PB is equal to AP by K plus AP, right? This in turn implies AP plus PB is equal to AP into K plus 1 by K, right? AP is equal to AP into K plus 1 by K, right? अब AP by K is equal to PB, तो हम ऐसे लिख सकते हैं AP plus PB is equal to PB into K plus 1. This implies
PB इज इक्वल टू AP प्लस PB बाई K प्लस 1। अब AP प्लस PB क्या है दोस्तों? AP प्लस PB इज AB बाई K प्लस 1 विच इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 बाई K प्लस 1। तो ये हो गया हमारा पहला कन्वर्शन। PB को हमने AB के रिस्पेक्ट में एक्सप्रेस कर लिया है, राइट? तो ये हो गया हमारा पहला एक्सप्रेशन। PB को हमने AB के रिस्पेक्ट में एक्सप्रेस कर लिया है। दिस इज इक्वेशन 1, लेट्स से इक्वेशन 1। अभी इक्वेशन 2 में जाते हैं। इक्वेशन 2 BP डबल डैश्ड, दिस इज इक्वल टू AP डबल डैश्ड बाई K, because the reason is AP double dashed by BP double dashed is equal to K, right? अभी हम इसको फिर से मॉडिफाई करेंगे। देखिए, एक काम करते हैं, पहले लाइन, बॉर्डर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। रफ वर्क है, यहाँ पे रेफरेंसेस हैं, उसको सेपरेट कर लेते हैं ताकि बाद में कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है? अभी देखिए, BP is equal to BP double dashed is equal to AP double dashed by K. This implies BP double dashed minus AP double dashed is equal to AP double dashed by K minus AP double dashed, ठीक है? इसको थोड़ा उल्टा कर देते हैं, मतलब AP double dashed minus BP double dashed is equal to AP double dashed minus AP double dashed by K, right? अब देखिए दोस्तों, दिस इज इक्वल टू, दिस इज इन टर्न्स इक्वल टू AP डबल डैश्ड मल्टीप्लाइड बाई K माइनस 1 बाई K। अब AP डबल डैश बाई K इज BP डबल डैश, दैट मीन्स वी कैन रीराइट दिस एज BP डबल डैश्ड इंटू K माइनस 1, राइट? अब AP डबल डैश माइनस BP डबल डैश, ये क्या है दोस्तों? व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट AB अगेन। अब देखिए यहाँ पे A से लेके P डबल डैश से आप अगर B से लेके P डबल डैश निकाल दो तो क्या रहता है? AB रहता है, राइट? तो AB यहाँ पे हम रिप्लेस करके लिख देते हैं। दिस इज इक्वल टू AB, implying AB is equal to BP डबल डैश इंटू K माइनस 1, जिसका मतलब है हम इसको और भी मॉडिफाई करके लिख सकते हैं कि BP डबल डैश इज इक्वल टू AB बाई K माइनस 1। दिस इज आवर इक्वेशन 2, दिस इज आवर इक्वेशन 2। अभी अगले पेज में जाते हैं और इसको जोड़ के सॉल्व, फाइनल सोल्यूशन तक पहुंचते हैं। चलिए, तो डायमीटर इज इक्वल टू PP डबल डैश्ड विच इज इक्वल टू PB प्लस BP डबल डैश्ड। दिस इज इक्वल टू AB बाई K प्लस 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड BP डबल डैश इज इक्वल टू AB बाई K माइनस 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन डिराइव दिस। अभी AB मतलब क्या है दोस्तों? AB इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1। हम एक बार ग्राफ फिर से देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, Z2 से लेके Z1 तक, तो दिस इज मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1, राइट? तो दोस्तों यहाँ पे लिख सकते हैं डायमीटर इज इक्वल टू Z2 माइनस Z1 का मॉड डिवाइडेड बाई K प्लस 1 प्लस Z2 माइनस Z1 का मॉड डिवाइडेड बाई K माइनस 1। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होता है? नीचे आ जाता है K प्लस 1 K माइनस 1, मतलब K स्क्वायर माइनस 1। ऊपर में आ जाता है K प्लस 1 प्लस K माइनस 1, तो प्लस 1 माइनस 1 कट गया, रह जाता है 2K इंटू मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1, राइट? ये मॉड होगा, सॉरी, राइट? दिस इज द डायमीटर। तो मतलब रेडियस क्या हो गया? रेडियस इज इक्वल टू
diameter by 2 which is k into z2 minus z1 divided by k square minus 1. ये हो गया हमारा रेडियस. दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. अब सेकेंड क्वेश्चन आ जाता है कि सेंटर पॉइंट क्या है. सेंटर पॉइंट, सर्कल का सेंटर क्या है. अगर ये सेंटर है, ऑरेंज डॉट देखिए, तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा. इसको कैसे मेजर करेंगे दोस्तों. सेंटर पॉइंट से पहले हमें दो चीज़ें जाननी है. एक है पी पॉइंट क्या है. पी पॉइंट को हम कैसे z1 और z2 के रिस्पेक्ट पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और पी डबल डैश को भी हम कैसे z1 और z2 के रिस्पेक्ट पे एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि p और p डैश दोनों z के दोनों इंस्टेंसेस हैं. तो इस केस में दोस्तों p इज डिनोटेड बाय, दैट इज द p इंस्टेंस ऑफ z इज डिनोटेड बाय kz2 plus z1 divided by k plus 1, and p double dashed instance of z is denoted by kz2 minus z1 divided by k plus 1, which means center point क्या हो जाता है. Center is basically the midpoint of p and p dashed, p double dashed, right? ये midpoint है. तो this is denoted by k square z2 minus z1 by k square minus 1. ये तीनों हमारे फाइनल एक्सप्रेशंस हैं जो कि अभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन डाउट क्लियरिंग सेशन में इसको हम अटेंड करेंगे. अभी हम सीधा चले जाएंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. चलिए चलते हैं. ये प्रॉब्लम है दोस्तों. व्हाट ज्योमेट्रिक फिगर इज डिनोटेड बाय z माइनस आई मॉड इज इक्वल टू z माइनस 1 मॉड. अभी यहाँ पे एक ट्रिक है दोस्तों. यहाँ पे देखिए, z माइनस आई इज इक्वल टू z माइनस आई मॉड इज इक्वल टू z माइनस 1 मॉड. दिस इम्प्लाइज z माइनस आई मॉड डिवाइडेड बाई z माइनस 1 मॉड इज इक्वल टू 1. ये एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं, और लिखने के बाद हमारा टेंडेंसी हो जाता है कि ये वो सर्कल वाला पैटर्न हमारे दिमाग में आ जाता है, और हम तुरंत ये बोल सकते हैं कि शायद ये सर्कल है, राइट. लेकिन ये सर्कल नहीं है दोस्तों. हमने एक एक्सेप्शनल चीज़ है जो हमने नहीं बताया है. z माइनस z1 का मॉड डिवाइडेड बाई z माइनस z2 का मॉड इज इक्वल टू k. ये सर्कल तब भी होता है जब k इज़ नॉट इक्वल टू 1 और k इज़ नॉट इक्वल टू 0. ये अजम्पशन हमने तब मेंशन नहीं किया था, क्योंकि ये प्रॉब्लम हमें करना था और ये एक्सप्रेशन को हमें हाईलाइट करना था, ये एक्सेप्शन को हमें हाईलाइट करना था, इसीलिए हमने तब मेंशन नहीं किया था. लेकिन इस प्रॉब्लम में हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि कांस्टेंट का वैल्यू 1 है. k इज इक्वल टू 1. k अगर 1 और 0 है तो ये सर्कल नहीं बनेगा. ठीक है, तो क्या बनेगा? हमें दूसरा रूट से जाना पड़ेगा. हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. एक बार रफर को डिलीट कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं. समझ लीजिए z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई. देयरफॉर z माइनस आई का मॉड इज इक्वल टू z माइनस 1 का मॉड. दिस इम्प्लाइज, पहले मॉड को ठीक से लिखते हैं. दिस इम्प्लाइज रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर. This root is equal to root over of x minus 1 whole square plus y square का रूट. ये हम लिख सकते हैं. दोनों साइड में हम रूट हटा देते हैं, तो दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. दिस इम्प्लाइज, फिर से हम इसको मॉडिफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1. ऐसे हम लिख सकते हैं. दोनों साइड में हमने स्क्वायर्स को ब्रेक डाउन कर दिया है. अभी यहाँ पे देखिए एक शानदार चीज़ हो रहा है. एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर कट जा रहा है, वाई स्क्वायर के साथ वाई स्क्वायर कट जा रहा है. तो हमारे पास जो लाइन बच रहा है दैट इज minus 2y plus 1 is equal to minus 2x plus 1, which implies x is equal to y.
तो दिस denotes a line which creates 45 degree with x axis and passes through the origin. ये है x axis, ये है y axis. हमारा लाइन 45 डिग्री क्रिएट करता है with the origin and passes through the with the x axis and passes through the origin. This is our line x is equal to y. तो ये जो सारा z माइनस आई z माइनस 1 का ट्रिक है और ये जो मॉड्स निकालने का ट्रिक है, ये इसीलिए दिया गया है कि आप स्टेप्स कंप्लीट ना करें. पहले तो k इज इक्वल टू 1, इसके बावजूद आप सर्कल को एज्यूम करें और गलती करें. और दूसरी बात है, अगर आप करें भी तो स्टेप्स जंप करके आप सोचें कि ये तो सर्कल जैसा ही लग रहा है, ये सर्कल ही होगा, क्योंकि एग्जाम्स में आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट रहता है, तो इसलिए ये ट्रिक्स किए जाते हैं. तो आपको ये ध्यान रखना है कि थोड़ा बहुत ट्वीक आपको करके देखना है, सम को खोल के देखना है कि कैसा दिख रहा है. एक बार में कंक्लूशन में जंप नहीं करना है. ये क्वेश्चन जेईई मेंस में आया हुआ है, ठीक है. अब अगले प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं. ये है हमारा दूसरा प्रॉब्लम. फॉर एनी इंटीजर k, इफ अल्फा k इज इक्वल टू कॉस ऑफ k पाई बाई 7 प्लस आई साइन k पाई बाई 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन. इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है. तो दिस इज मॉड ऑफ अल्फा k प्लस 1 माइनस अल्फा k, एंड नीचे वाला क्या है, अल्फा 4k माइनस 1 माइनस अल्फा 4k माइनस 2. इसका वैल्यू निकालना है. तो हमें शुरू करना है अल्फा k से. अल्फा k इज इक्वल टू कॉस k पाई बाई 7 प्लस आई साइन k पाई बाई 7. अभी ये एक्सप्रेशन nth रूट जैसा लग रहा है, राइट. nth रूट जैसा लग रहा है. बाय द वे ये जेईई एडवांस में आया हुआ है, राइट. ये जेईई एडवांस में आया हुआ है. अब लौट आते हैं, ये प्रॉब्लम nth रूट जैसा दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं, जनरल एक्सप्रेशन ऑफ nth रूट को पहले आजमाते हैं. तो जनरल एक्सप्रेशन क्या है, cos 2k पाई बाई 7 प्लस आई साइन 2k पाई बाई 7. जनरल एक्सप्रेशन है cos ऑफ 2k पाई बाई n फॉर nth रूट प्लस आई साइन 2k पाई बाई n, राइट. ये है जनरल एक्सप्रेशन, प्रोवाइडेड वी आर फाइंडिंग आउट द nth रूट ऑफ पॉजिटिव यूनिटी, राइट. अब यहाँ पे इसको हम 2k पाई में अगर कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या हो जाता है, दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2k पाई बाई 14 प्लस आई साइन 2k पाई बाई 14. तो यहाँ पे n का वैल्यू है 4. वी आर फाइंडिंग आउट रूट 14 ऑफ प्लस 1. This is what we are finding out, and alpha k denotes the 14 roots, any of the 14 roots of 1, 14th root of 1 rather, ठीक है. And alpha k denotes any of the 14 roots of 14th root of 1, right. इसका here the roots are 1, alpha, alpha square, dot dot dot, alpha to the power 13th तक, right. So k का वैल्यू क्या है, 0, 1, 2, 3, या फिर अगर 0 हटा दें तो 1, 2, 3 से लेके 13 तक, राइट, टिल 13. इसके अलावा एक और रूट है जो है 1, राइट. ये दीज आर द 14 रूट्स ऑफ 14th रूट ऑफ 1. अभी देखिए, अगर x क्यूब इज इक्वल टू 1 है तो ये डिनोट करता है एक इक्विलैटरल ट्राइंगल. हमने ऑलरेडी स्टडी किया था कॉन्सेप्ट्स के टाइम पे, राइट. अगर x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1 है तो दिस डिनोट्स अ स्क्वायर, राइट. एंड ऑल दीज पॉइंट्स आर ऑन अ सर्कल, डेफिनेटली यू हैव टू रिमेंबर दैट ऑल्सो. देयरफॉर व्हेन x टू द पावर 14 is equal to 1, this means we are looking at a regular polygon of 14 sides, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसा ऐसा करके 14 साइड्स का रेगुलर पॉलीगॉन. मतलब ईच ऑफ द साइड्स आर इक्वल इन साइड्स, राइट. ईच ऑफ द साइड्स आर इक्वल इन साइज. लेट देम बी साइज A, राइट. नाउ द क्वेश्चन इज
नाउ द क्वेश्चन इज, ये जो एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू क्या है? अभी इससे पहले हमें समझना है कि ये मॉड के अंदर में जो एक्सप्रेशन है इसका मतलब क्या है. फॉर एग्जाम्पल अल्फा 3 माइनस अल्फा 2 का मॉड डिनोट्स व्हाट? दिस डिनोट्स one of the sides of this polygon. This denotes one of the sides of this polygon. This is equal to A. Similarly, alpha 11 minus alpha 10. This is also, agar modulus le, this is also equal to one of the sides. Now 11 can be denoted as 4 into 3 minus 1, which is 4k minus 1 format. तो यहाँ पे दोनों ऊपर नीचे दोनों मॉड्यूलस के अंदर जो एक्सप्रेशंस है, each of them denote the side magnitude of each of the sides of the polygon, right? So this expression is nothing but, एक्सप्रेशन को फिर से लिखते हैं, अल्फा k प्लस 1 माइनस अल्फा k, इसका 12 इंस्टेंसेस, राइट, डिवाइडेड बाई अल्फा 4k प्लस 1 माइनस अल्फा 4k माइनस 2, इसके 3 इंस्टेंसेस. Each of them denote the sides of this regular polygon. So this is equal to 12a by 3a, which is nothing but 4. Therefore this expression is ultimately leading to the value of 4. This is our answer. Let's move to the next problem. हमारा अगला प्रॉब्लम ये है, इफ z इज इक्वल टू इन ब्रैकेट्स √3/2 प्लस i/2 टू द पावर 5 प्लस √3/2 माइनस i/2 टू द पावर 5, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? रियल ऑफ z इज 0, इमेजिनरी ऑफ z इज 0, c इज रियल ऑफ z एंड इमेजिनरी ऑफ z बोथ आर ग्रेटर देन 0, d इज रियल इज ग्रेटर देन 0, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज लेस देन 1. आइए इसको सॉल्व करते हैं. पहली बात तो हम एक्सप्रेशन को फिर से लिखते हैं, z is equal to √3/2 plus i/2 to the power 5 plus √3/2 minus i/2 to the power 5. अभी देखिए ट्रिगोनोमेट्री के हिसाब से √3/2 is equal to cos of pi/6 and half is equal to sin of pi/6. ठीक है, तो हम इसको रीराइट करके ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू cos pi/6 प्लस i sin pi/6 प्लस टू द पावर 5 प्लस cos pi/6 माइनस i sin pi/6 टू द पावर 5, राइट. अभी इसमें हम डी मोइवरेज थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं. डी मोइवरेज थ्योरम मतलब ये पावर जो है अंदर चला जाता है, राइट. तो दिस बिकम्स इक्वल टू cos ऑफ 5 pi/6 प्लस i इंटू साइन 5 pi/6 प्लस cos 5 pi/6 माइनस i इंटू साइन 5 pi/6. अब यहाँ पे देखिए क्योंकि पावर को हमने अंदर ले लिया है तो ब्रैकेट्स हम ओपन कर सकते हैं, तो ये ब्रैकेट्स मैं ओपन कर देता हूँ. अभी यहाँ पे देखिए एक शानदार चीज़ होता है, i sin 5 pi/6 माइनस i sin 5 pi/6 कैंसिल आउट हो जाता है. सो दिस लीव्स अस विथ 2 cos 5 pi/6. मतलब हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z becomes 0. दिस इज आवर ऑप्शन. यहाँ पे देखिए ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन. दिस केम इन जेईई मेंस बाय द वे. तो दोस्तों ये था हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का कंप्लीट चैप्टर. बहुत सारे सम्स करने बाकी रह जाते हैं, बहुत सारे डाउट्स भी बाकी रह सकते हैं. आप डाउट क्लियरेंस और एनरोलमेंट ऑप्शंस चेक कर सकते हैं, डिटेल्स आपके नीचे दिया हुआ है और हम आगे भी बताएंगे. फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे. इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. फुल क्लासेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके जरूर उनको देखिए. अभी सवाल आता है कि आपको प्रैक्टिस कहाँ से करना है. बोर्ड एग्जाम्स, जॉइंट एंट्रेंस मेंस एग्जाम्स, जॉइंट एंट्रेंस एडवांस्ड एग्जाम्स, ये तीनों एग्जाम्स के लिए कौन कौन से किताब के सेट्स आपको प्रैक्टिस करना है वो मैं अभी बताने वाला हूँ, तो गौर से सुनिएगा.
फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए आपको 3 चीजें करनी है। आपको एनसीईआरटी का पूरा किताब खत्म करना है एंड टू एंड। उसके बाद आपको क्वेश्चन बैंक्स में जाना है और आपको प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना है एंड टू एंड। और आपको सैंपल पेपर्स भी क्वेश्चन बैंक्स में मिल जाएंगे, तो उनको भी आपको सॉल्व करना है। और इस केस में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप सारे सम्स को अटेम्प्ट करें। जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, कुछ सम्स आएंगे जो कि बहुत ईजी होंगे, उनको आपको सॉल्व करना है। कुछ सम्स आएंगे जो कि मॉडरेटली डिफिकल्ट होंगे, उनको भी आपको सॉल्व करना है। और कुछ सम्स ऐसे होंगे जो कि आपको बहुत डिफिकल्ट लग सकता है, तो आपको वो भी एंड टू एंड कंप्लीट करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं जॉइंट एंट्रेंस मेंस के लिए। जॉइंट एंट्रेंस मेंस के लिए एनसीईआरटी का सिग्निफिकेंस है अराउंड 10%। 5 से लेके 10% तक का सम्स आपका एनसीईआरटी से आता है मेंस के एग्जाम में। तो एनसीईआरटी आपका ऑलरेडी बोर्ड्स के लिए कवर हो रहा है, तो उसको अलग से नहीं बताएंगे। अभी आएंगे कि मेंस में आपको ज्यादातर कौन कौन से किताबों पे फोकस करनी है। तो पहला किताब है आर.टी. शर्मा ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स। ये आपको एंड टू एंड हर एक चैप्टर में जो भी कंसेप्ट्स है ये आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद आता है आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सेट्स। फॉर एग्जांपल आर्यन का एक वर्जन आता है जहां पे आपको 40+ ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स दिए जाते हैं जॉइंट एंट्रेंस मेंस के, तो आप वो किताब से पूरा एंड टू एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा और एक किताब आप प्रैक्टिस कर सकते हो जिसका नाम है प्रॉब्लम्स प्लस बाय असित दासगुप्ता। इस किताब में भी बहुत अच्छे प्रॉब्लम सेट्स दिए हुए हैं और कॉन्सेप्ट्स को भी हाईलाइट किया गया है, तो इससे भी आप अच्छे से जॉइंट एंट्रेंस मेंस के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस केस में भी आपको ध्यान में रखना है, आपको इजी प्रॉब्लम्स, मीडियम प्रॉब्लम्स, वेरी वेरी हार्ड प्रॉब्लम्स, सारे रेंज के प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने हैं, एंड टू एंड आपको सॉल्व करना है। जब तक आप ये पूरा कंप्लीट नहीं कर लेते हो आपको अगले किताबों में नहीं जाना है। अभी आ जाते हैं एडवांस के लिए। तो एडवांस के लिए दोस्तों आपको कुछ और किताब्स आपको प्रैक्टिस करने हैं। सिर्फ एनसीईआरटी करने से या फिर सिर्फ आर.डी. शर्मा या फिर सिर्फ प्रीवियस ईयर करने से आपका होगा नहीं, आपको कुछ और भी प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो वो किताब क्या क्या है, मैं जॉइंट एंट्रेंस एडवांस को शुरू से बताता हूँ आपको क्या क्या करना है। एनसीईआरटी से आपका आएगा मैक्सिमम 2 to 5% क्वेश्चंस, मैक्सिमम 2 से लेके 5% आपका एनसीईआरटी से कवर होगा। तो इसका सिग्निफिकेंस एडवांस में ज्यादा नहीं है। आप ऑलरेडी बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो वो करो, लेकिन आपको मेनली प्रिपेयर करना है। सिंगेज करके एक बुक है, सिंगेज, वहां पे सारे वॉल्यूम्स जो भी है, वहां पे सारे कंसेप्ट्स, जो भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इलस्ट्रेटेड एग्जांपल्स हैं, जो भी गिवन एक्सरसाइज है, सारे आपको अटेम्प्ट करने हैं एंड टू एंड एडवांस्ड के लिए। ये एडवांस्ड के लिए है। और आप अगर कंसेप्ट्स के लिए बोलो तो सेंगेज इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस। आप अगर कंसेप्ट्स क्लियर करना चाहते हो तो सेंगेज का कंसेप्ट क्लियरेंस इज वन ऑफ द बेस्ट जो मैंने देखा है। तो कंसेप्ट क्लियरेंस के लिए भी सेंगेज आप रेफर कर सकते हो। इन क्लास के वीडियोस में आप जो कंसेप्ट्स देखते हो वो कंसेप्ट ज्यादातर रेफर किया जाता है सेंगेज की किताब से। तो हम बेस्ट ऑप्शन से कोशिश करते हैं कि आपको कंसेप्ट समझाए सिंपल तरीके से, जैसे कि आपको समझ में आ जाए। उसके बाद आपको जो करना है ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स प्लस आईआईटी मैथमेटिक्स, ये सारे किताब आप जब कवर कर लेते हो उसके बाद एडिशनल टाइम अगर आपके पास बचता है तो आपको कुछ और किताबें एडवांस के लिए, सिर्फ एडवांस के लिए आपको लगाना है। वो है एस.एल. लूनी का ट्रिगोनोमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हॉल एंड नाइट्स का हायर अलजेब्रा, I.A. मैरोन्स का प्रॉब्लम्स इन कैलकुलस ऑफ वन वेरिएबल, और प्ले विद ग्राफ्स करके एक बुक है अमित अग्रवाल का, वो भी आप रेफर कर सकते हैं। अगर आपको सेंगेज नहीं करना है तो 2 और ऑप्शंस मैं आपको दे देता हूं, अमित अग्रवाल का जॉइंट एंट्रेंस एडवांस का फुल सेट, और इसके अलावा और एक ऑप्शन भी है GKP पब्लिकेशंस का फुल सेट फॉर जॉइंट एंट्रेंस मेंस एंड एडवांस्ड। इसका ऑथर है संजय मिश्रा। अब ये क्रिटिकल सवाल जो आ जाता है कि मैं अगर सेंगेज कर लेता हूं तो क्या बाकी ये जो 7 वॉल्यूम्स के GKP के है या फिर अमित अग्रवाल के है वो भी मुझे करना है? नहीं, आपको या तो सेंगेज करना है या फिर अमित अग्रवाल करना है या फिर GKP पब्लिकेशंस यानी संजय मिश्रा का फुल वॉल्यूम आपको करना है। तीनों एक साथ आपको एडवांस के लिए नहीं करना है। इस क्लास से आप रेफरेंस ले सकते हो, यहाँ पे सारे कंसेप्ट्स को कवर किया गया है। उसके बाद जो किताब मैंने बताया है स्पेसिफिकली फॉर बोर्ड एग्जाम, स्पेसिफिकली फॉर मेंस एग्जाम्स एंड स्पेसिफिकली फॉर एडवांस्ड एग्जाम, उनको सेट करके अलग अलग से सेट बना के आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी अगला सवाल जो है कि आपको अगर डाउट्स आता है तो आपको क्या करना है, नीचे एक लिंक दिया हुआ है जहां पे यू कैन पुट इन योर मेल आईडी एंड योर फोन नंबर इफ यू वांट टू। आपको अगर डाउट्स क्लियर करना है मेरे तरफ से तो मैं वहां पे आपको कांटेक्ट करके आपका रिक्वायरमेंट समझ के आपको फिर हेल्प कर सकता हूँ।
कमेंट सेक्शन में जाके अपना फीडबैक जरूर शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर क्लासेस लाइक दिस, और इस वीडियो को एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।